हेलो डियर स्टूडेंट, आइए बच्चों, आज फिर हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 का सवाल बुक करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 का एमसीक्यू, उसके बाद हमने असर्शन रीज़न कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आइए देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है बच्चों कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। ये कह रहा है बच्चों कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है एक सरफेस पे जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उस पे 100 वोल्ट है। टू स्टेटमेंट दिया हुआ बच्चों। पहला स्टेटमेंट है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। ये तो होता है बच्चों, अभी बताने वाले हैं, ये बिल्कुल होता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट में कि सभी पॉइंट पे जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 100 वोल्ट ही होगा। तो एक चीज़ समझ लो बच्चों, किसी भी स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है -dV/dx। ठीक है, -dV/dx। तो इससे एक बात समझें, एक तो ये चीज़ कि इसकी वैल्यू ये होता है और ये हो रहा है इनसाइड में ज़ीरो, तो हम लिखेंगे -dV/dx इज इक्वल टू 0। और एक चीज़ समझ लें, किसी भी क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन 0 तब आता है जब वो क्वांटिटी बच्चों कांस्टेंट हो। यहाँ क्वांटिटी क्या हो रहा है, किसकी डिफ्रेंसिएशन, v की, यानी कि हमारा पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो कांस्टेंट होने से क्या मतलब हुआ कि हमारा 100 वोल्ट तो दिया हुआ है ना, और ये कह रहा है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है, पहला भी एक सही है और दूसरा भी सही है बच्चों। ठीक है, ये भी, ये जो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 0 होता है, मैंने बता दिया कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और दूसरा रीज़न हमने दिखा दिया कि क्यों ये v कांस्टेंट होता है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अच्छा, ऑप्शन भी आपका देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो सी क्या दिया हुआ है, एस इज ट्रू और एस टू इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रॉक्सीमेटली। अब ये 4 ऑप्शन है बच्चों, एक है स्फीयर दिया हुआ है, दूसरा है प्लेन टाइप दिया हुआ है, तीसरा है पैराबोला टाइप और चौथा है एलिप्स के जैसा। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझे। देखिए उसने कहा है कलेक्शन ऑफ चार्ज, मान लेते हैं बहुत सारा कलेक्शन ऑफ चार्ज है बच्चों। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चार्ज बहुत सारा हो सकता है कि इस तरह का हो, या हो सकता है ये आपको करीब से देखने में रेक्टेंगुलर लगे। इस तरीके से अगर इसको पूरा शेप को ऐसे देखें तो मे भी हो सकता है। बट एक चीज़ समझे यहाँ पे, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमको ये कलेक्शन बहुत क्लोज मिलेगा, ये सारे चार्जेज आपस में, और ये लगेगा बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज की तरह। और जब उसे हम गौर से देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्फीयर है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा होगा स्फीयर्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों कि अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ठीक है, अच्छा, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट से ये कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी मोशन दे दिया गया है। तब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखें ऑप्शन सी दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बात कर लेता हूँ कि डिक्रीज बिकॉज चार्ज इज मूविंग अलोंग। ये समझिए इस बात को पहले, उसके बाद आपको बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों जैसे कि मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज हम रिलीज कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने रिलीज कर दिया इसमें, तो ये फील्ड के लॉन्ग मूव करने लगेगा। अब यहाँ से शॉर्टली समझ लें, कोई चीज़ अगर मान लीजिए ये टॉप पे कहीं पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, तो जब तक ये नीचे नहीं गिर रहा है तब तक ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे ही इसको हम ड्रॉप कर देंगे तो ये नीचे मूव करना शुरू करेगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जब तक ये रेस्ट में था बच्चों, अगर मूव करने की टेंडेंसी में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, लेकिन जैसे ही रेस्ट से रिलीज कर दिया गया और ये मूव करने लगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा बच्चों डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इस जब वो मोशन में आएगा। तो इस बात को समझे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, यहाँ पे देख लें, ये डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज़ और समझे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिगर शो सम इक्विपोटेंशियल लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए टू बी, और उसके बाद आपसे कह रहा है क्या, इसमें क्या क्या पूछा है आपसे देख लेता हूँ। इसमें पूछा है आपसे वर्क डन इन फिगर इज ग्रेटर लीस्ट एंड तीनों में वर्क डन आपका सेम बोल रहा है। द वर्क डन द फिगर 2 एंड ग्रेटर एंड द 2 बट इक्वल इन द फिगर 1, नहीं। अच्छा, ऑप्शन सी दिया हुआ भी आपको, देखिए एक चीज़ समझे इसमें, ये क्या है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये पोटेंशियल आपका 10 to 15, 10 के अल्टरनेट पे दिया हुआ है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में देखिए बच्चों 40 और 20 डिफरेंस कितना, 20 वोल्ट। यहाँ पे भी देखिए दूसरा लाइन 20 वोल्ट है और फोर्थ लाइन हमारा 40 वोल्ट है, याद रखिएगा। तो इसका भी डिफरेंस 20। इसी तरीके से इसमें देखिए सेकेंड लाइन 20 वोल्ट है, फोर्थ लाइन 40 वोल्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है कितना, 20। तो वर्क डन हमारा एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू VA माइनस VB करके, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ समझिए कि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि सेम आ रहा है, तो वर्क डन हमारा तीनों केस में क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। वर्क डन हमारा तीनों केस में सेम होना चाहिए, ये तीनों केस में चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन भी सेम आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सी, वर्क डन इज सेम इन द फिगर 1 एंड फिगर 2 एंड फिगर 3, ठीक है बच्चों। ओके, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर था 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज along an equipotenशियल सरफेस ए टू बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस चीज़ को क्लियर समझिए। अगर सरफेस बच्चों इक्विपोटेंशियल है, ये कोई सरफेस हमने लिया, ये इक्विपोटेंशियल है, मान लेते हैं पॉइंट ए का पोटेंशियल है और ये पॉइंट बी का पोटेंशियल है ना। तो वर्क डन क्या कहता है, वर्क डन कहता है कि VA और माइनस VB, और ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल में कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ये और ये कट जाएगा और ये आंसर 0 आएगा। तो वर्क डन कितना होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए हमारा 0, आंसर 0 होगा, ठीक है बच्चों। 5वां नंबर ये था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज इज। तो देखिए आइसोलेटेड चार्ज अगर हो, सिंगल चार्ज हो, अगर मान लीजिए ये सिंगल चार्ज हमने लिया, तो इसका कुछ इस तरीके से शेप बनेगा, ऐसे अगर हम देखें, है ना। तो इक्विपोटेंशियल अगर चार्ज की बात करेंगे तो हर जगह बराबर मिलेगा, इक्वल मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ शेप बनाएगा, तो ये कंसेंट्रिक बनाएगा बच्चों, इस तरीके से कंसेंट्रिक बनाएगा। देखिए कंसेंट्रिक स्फीयर सेल एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोलरिटी ऑफ द चार्ज। देखिए इंक्रीज जो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी समझ लीजिए बात को। यह है क्या असल में, जैसे ये पॉइंट चार्ज हमने लिया था, तो जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक होता चला जाएगा और उसके वजह से गैप बनता चला जाएगा बच्चों, वही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर इज, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉरी, इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है बच्चों, ये बता चुका हूँ मैं। इनसाइड स्फीयर चार्ज स्फीयर अगर है कंडक्टिंग स्फीयर तो 0 होता है, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसके इक्वल, माइनस dV/dx, और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया कि किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 तब होता है जब वो क्वांटिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए बच्चों। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, जब क्वांटिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो V हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। यानी ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड, थोड़ा सा ऑप्शन होगा बी, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से देखिए, इनका एक्सप्लेनेशन भी है, आप चाहें तो इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वो सवाल बुक ने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, इनके कॉन्सेप्ट में भी जो क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है, लाया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्टली समझा सकूँ और बेहतर समझा सकूँ। ओके बच्चों, आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, सॉरी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। ये तो सिंपली समझ लीजिए, ठीक है बच्चों, कि अगर ये डाइपोल है इस तरीके से, तो इक्वेटोरियल लाइन इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये ज़ीरो होता है। अगर इसका आप रीज़न समझेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाता है P cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। तो देखिए अगर यहाँ पे थीटा ये लेते हैं बच्चों, अगर इस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, और इसको ये अगर इस तरीके से इस पॉइंट पे निकाल रहे होंगे पोटेंशियल, तो ऐसे ये थीटा लेते हैं, याद होगा आपको, आपने अगर बनाया होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का इस तरीके से किया होगा आपने, ठीक है। तो इस थीटा को बढ़ा के हमने क्या किया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यहाँ रख दीजिए, और कॉस 90 डिग्री बच्चों होता है 0। तो अगर ये पूरा टर्म बच्चों 0 हो रहा है ना, तो मतलब ये सबसे मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरा v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी है ना पोटेंशियल कितना होगा बच्चों 0 होगा। तो ये हमारा जो इसमें आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अब इसमें 0 तो कहीं दिया नहीं है, तो नन ऑफ दिस, जैसा कि डी ऑप्शन दे दिया इन्होंने, ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड is connected as shown in figure, circuit figure. The internal resistance of a battery is 0.5 ohm. अच्छा internal resistance दे दिया। The amount of charge on the capacitor plate will be, देखते हैं फिगर क्या है बच्चों, ये है फिगर, निकालने क्या बोला है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है बच्चों, अमाउंट ऑफ चार्ज आपको निकालने बोला है, यानी क्यू। तो एक चीज़ पहले समझें, है ना, इसमें और एक स्टेटमेंट दिया कि कैपेसिटर जो है कनेक्टेड सोन इन फिगर सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी इज, ठीक है, और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ठीक, ओके। उसके बाद कह रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए, तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर है, यानी कि एक चीज़ समझिए कैपेसिटर हमारा क्या होगा चार्ज होगा, और अगर कैपेसिटर बच्चों चार्ज है तो इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा, और ये हो जाएगा फ्लो ऑफ करंट 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि करंट इधर से फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट से, ठीक है, इस ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब पहले इस करंट को निकालेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं करंट जो होता है एक फार्मूला कि EMF अपॉन R अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R देखिए R तो ये 2 ओम दिया हुआ है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ था 0.5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखिए I हमारा निकल के आ जा रहा है कितना 2.5 हमारा टोटल EMF है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई ये कितना है 2 और प्लस 0.5, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा बन रहा है ये बन रहा है 2.5, और ये भी नीचे बन रहा है 2.5, तो ये कट के कितना आएगा 1 एम्पियर, ठीक है, ये कट के बना 1 एम्पियर, यानी करंट बच्चों आ गया हमारा 1 एम्पियर। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे जो करंट है हमारा इस सर्किट में ये आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें फाइनली निकालना है, हमें चार्ज निकालना है इस कैपेसिटर में, ठीक है ना। चार्ज निकालने के लिए देखिए C की वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, यानी कैपेसिटेंस C की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 माइक्रोफैराड, है ना, और चार्ज इज इक्वल टू हमारा हो जाता है बच्चों C इंटू V। तो मतलब हमें पोटेंशियल चाहिए I 1 एम्पियर आया हुआ है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पोटेंशियल मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल A से लेके B तक ये हो जाता है EMF और माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है कि EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस में जो एक तरह से पोटेंशियल होगा विजुअल टू IR के हिसाब से लेते हैं, तो उसको माइनस कर देते हैं, तो ये निकल के आएगा कितना 2.5 माइनस एम्पियर 1 है, करंट 1 है, और इंटू में 0.5 है, तो ये तो 0.5 ही होगा, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल हो रहा है वो 2 वोल्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। 2 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। अब इसमें इसको रख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं कि हमारा जो Q आएगा, जो चार्ज आएगा बच्चों, वो आ जाएगा C इंटू V, और C की वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की वैल्यू 4, और V की वैल्यू आया है बच्चों 2 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी 8 चार्ज है तो माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम, ठीक है बच्चों। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 क्या कह रहा है बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन द सीरीज। ओके, वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस इज D1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। ओके, एंड अदर इज D2 एंड कांस्टेंट दिया हुआ है K2। ठीक है, दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ओके, द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों, कह रहा है ना कि इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है आपका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसी पे समझ लीजिए, और इसके कॉन्सेप्ट से ही मैं समझा देता हूँ आपको। ये 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे दिया हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को D1 और D2 को D1 प्लस D2 देखते हुए समझेंगे कि पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो हमारा इफेक्टिव जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा। एक्चुअल में इनका क्वेश्चन ये है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं, चूँकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ, तो मैं समझा दूँ कि C1 जो होता है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाते हैं तो जो कैपेसिटर होता है हमारा, है ना, वो हो जाता है कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट A/D। ये होता है बच्चों। तो 1 के लिए देखिए C1 K1 एप्सिलॉन नॉट D1 बाई में D1। C2 के लिए ये होगा। अच्छा, अब कैपेसिटर अगर बच्चों पैरेलल में हो, है ना, तो ये हमारा फार्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की वैल्यू यहाँ से और C2 की वैल्यू यहाँ से हमने ये ले लिया इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों को ऐड किए, दोनों को जब बच्चों ऐड किया गया। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, चूँकि ये 1/C1 है ना, तो इसलिए D1 ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। अगर सिर्फ C1 या C2 होता तो सीधा सीधा लिखते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं लेके चलिएगा कि ये पलट क्यों गया, कि K एप्सिलॉन नॉट A नीचे चला गया D1, क्योंकि हमें 1/C की वैल्यू लिखनी है, ना कि C की वैल्यू। और ये C1 की वैल्यू है, जिसे 1/C, ये 1/C1 की वैल्यू है। C1 की वैल्यू जो थी बच्चों, वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखें D1 नीचे है ना, तो इसे क्लियर कट रखेंगे। अच्छा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 आपका ये हो गया। अब यहाँ से जो है हमारा इस तरीके से, देखिए ये जो आया है ना, इसमें से 1/एप्सिलॉन नॉट A दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पे बचा क्या, इधर कर देता हूँ, D1 अपॉन K1 और प्लस D2 अपॉन K2। अब देखिए K1 और K2 क्या होगा बच्चों, K1 और K2 ये हो जाएगा हमारा LCM। तो K1 से K1 ख़त्म हो गया, डिवाइड किए तो ये D1 K2 बचा, और प्लस इधर बचा D2, और यहाँ से K2 से K2 ख़त्म, तो यहाँ K1 बचा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारा ये जो आया, ये समझ में आ रहा है आपको कि K2 D1, ये देखिए ये K2 D1 और K1 K2 ये LCM लेकर के आया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ के बाद जो है ना, क्या बना यहाँ पे आपका, कि इसको 1/C की वैल्यू आई थी हमारी, 1/C की वैल्यू, अगर हम इन 1/C को C लिखें तो पूरे को हमको पलट देना होगा, यानी कि ये पार्ट ऊपर और ये पार्ट नीचे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट A और K1 K2 ये बच्चों आ गया यहाँ पे। ठीक है, K1 K2 और एप्सिलॉन नॉट A, और ये पूरा जो है ऊपर में ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये पूरा हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से C डैश की अगर बात करें, ठीक है बच्चों, तो फिर C कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं दिखा दूँ फिर से, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट बाई D। बट C डैश की अगर बात करें तो C डैश क्यों निकाल रहे हैं, जब हमने दोनों D को ऐड किया तो हमें नया इफेक्टिव कांस्टेंट देना था, तो इसलिए दोनों, मतलब एक D1 प्लस D2 करके एक डिस्टेंस हमने मान लिया नए वाले के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस D1 प्लस D2 लिया C डैश के लिए, जो नया कैपेसिटेंस है। अब देखिए, अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल रहा है ना बच्चों, तो उसी दोनों को जोड़ करके, यानी C1, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, C1 प्लस C2 को ऐड करके नया बना है ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वाला आएगा, जो D1 प्लस D2 वाला आएगा, है ना, वो इनके, यानी ये जो दोनों ऐड होके हुआ है इनके इक्वल होने चाहिए, यानी ये C डैश के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इसको इक्वल करके देखते हैं बच्चों। जब इसको इक्वल करेंगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारा जो आएगा, है ना, C डैश इज इक्वल टू, ये आएगा C। तो C डैश की वैल्यू हमारा आया है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2, ये आया है, और उधर आया है हमारा K1
K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ से आ जाए बच्चा K1 D2 और यह है प्लस K2 D1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट A तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इफेक्टिव K हमें फाइंड करना है, तो ये जो D1 प्लस D2 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बनेगा हमारा K इज इक्वल टू K1 K2 इंटू ये D1 प्लस D2 क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और नीचे जो बचा वो यही बचा। तो एक चीज़ देखो बच्चों, ये गौर करो, है ना, ऊपर हमारा ये मिल रहा है और नीचे में ये जो बच रहा है ये यही है, ठीक है, तो K की वैल्यू हमारा ये होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर जो होगा हमारा वो आंसर कौन सा होगा, इसमें देख लो, इसमें आंसर होगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन हो गया बट क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि इन द सर्किट एज शोन इन फिगर इनिशियली K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, देन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, देन इसमें देखिए ऑप्शन कहते हुए वोल्टेज अक्रॉस C1 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C2 और वोल्टेज ग्रेटर देन कह रहा है, फिर उसके बाद चार्ज नन ऑफ दिस, नहीं चार्ज की बात नहीं है। देखिए ये इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब आपका दो कैपेसिटर पैरेलल हो तो जो पोटेंशियल होता है बच्चों दोनों के लिए सेम होता है, तो इसलिए आंसर होगा आपका ए। अच्छा देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, देखो बच्चों ए दिया हुआ है, रीज़न भी देख लो कि C1 और C2 आर इन पैरेलल, देन वोल्टेज अक्रॉस C1 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C2, ये याद भी रखिएगा, ये होता है इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाय, देखो सिंपल सी बात फॉर्मूला से समझ लेते हैं। तो जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि C इज इक्वल टू होता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो जो ये कैपेसिटेंस है ये टोटली डिपेंड अभी यहाँ पे कर रहा है D पे, बढ़ना या घटना ऐसे, तो ये भी इस पे भी मतलब एरिया इस तरीके से, लेकिन D पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो D की बात इसमें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जगह जगह डिस्टेंस की ही बात हो रही है और थिकनेस की बात हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग इन एरिया, तो एरिया डिक्रीज करने पे ये एरिया पर डिपेंड ऐसे करेगा, C अगर देखा जाए तो एरिया पे प्रोपोर्शनल है, तो एरिया डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है इंक्रीज्ड बाय, तो किसके घटने से ये बढ़ेगा, तो C जो है यहाँ पे बच्चों C आपका डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो ये अगर आपका बढ़ेगा है ना तो C आपका घटेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन थिकनेस और इंक्रीज इन अच्छा इंक्रीज करने बोल रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा D, तब ये C आपका इंक्रीज करेगा। तो देखिए बच्चों डिक्रीज बी ऑप्शन है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि इसने कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज, समझ लीजिए कैपेसिटेंस कब बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर समझे कि हमारे पास इस फॉर्मूला से ये आया कि C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जिसमें C जो है A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और C जो है D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली इंक्रीज तब करेगा जब D जो है हमारा है वो डिक्रीज करेगा, अगर A डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, तो A डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट, ये तो चलिए ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा बी। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ connecting it to a battery, which of the following will remain constant if the distance between the plate of the capacitor is increase in the situation। ओके देखिए बच्चों इसने क्या कहा है कि a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है चार्ज हो रहा है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट, कौन सा रिमेन कांस्टेंट कौन सा रहेगा, तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटेंस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी कनेक्टेड है ना, कंटिन्यू बैटरी, देखिए लिखा भी है एज द बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड है तो वी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, क्या है देखें जरा। अच्छा, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना, और सब इक्वल अमाउंट का है बच्चों आपका। एक सेकंड फिर से हमें देख लेने दीजिए।
अच्छा, तो ये सब इक्वल अमाउंट का है, यानी कि सारा का सारा पैरेलल है बच्चों, सारा का सारा आपका। ये कह रहा है ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 8 माइक्रोफैराड। ये देखिए सीरीज में जो पैरेलल में जो होता है सारे को ऐड कर दिया जाता है, बट फिर एक बार मैं ज़रा क्वेश्चन देख लूँ कि चारों कैपेसिटर हमारा 2 माइक्रोफैराड का है कनेक्टेड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर across the point A and B, पॉइंट A एंड पॉइंट B है ना, और इधर तो बच्चों पॉइंट C चला जा रहा है, ठीक है ना, पॉइंट C दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये चारों जो हमारा है ये चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। अब चूंकि चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है क्या है, 1/C, सॉरी पैरेलल में कैपेसिटर्स जो होते हैं ना, ये होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे करके, और चूंकि चारों इक्वल है तो 2 + 2 + 2 ऐसे करके हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चों, 8 माइक्रोफैराड। अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है C, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि the capacitance of parallel plate capacitor is 10 microfarad when the dielectric plate is introduced in a between the plate is the potential become 1/4, okay, original value. What is the value of the dielectric constant of the plate introduced? Okay. तो देखिए बच्चों, जब भी हम यहाँ पे मैं इसी तरीके से समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए कि जब भी डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो नया वाला जो कैपेसिटेंस बनता है पुराने कैपेसिटेंस के टाइम हो जाता है, तो मतलब ये कि C डैश नया वाला जो बना वो KC हो गया। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है हमारा Q/C, ये भी जानते हैं। तो यहाँ से देखिए V डैश क्या हो जाएगा, Q/C डैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, Q/C डैश का मतलब क्या हुआ, Q/C डैश मतलब KC, तो KC हो गया हमारा, ठीक है। अब Q/C क्या होगा बच्चों, V हो जाएगा, मतलब ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से पहले कि जो V डैश है ये V डैश ये हो जाता है V/K, ये तो क्लियर हुआ। और अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि नया वाला जो V है पोटेंशियल है वो पुराने वाले से 1/4 है, यानी V डैश इज इक्वल टू दिया हुआ है V/4। तो देखो यहाँ से इक्वल करो इसको और इससे, तो हम जब इन दोनों को इक्वेट करते हैं बच्चों तो हम पाते हैं कि V/4 इज इक्वल टू V/K। तो देखो K इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी K इज इक्वल टू 4। यहाँ से आंसर K इज इक्वल टू आएगा 4, तो कहाँ गया आंसर हमारा है बच्चों ये 4, ठीक है, ये आंसर है हमारा। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है 2 स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट सो। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑन 2 स्फीयर कंजर्व्ड, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ 2 स्फीयर इज कंजर्व्ड, ओके, बोथ A एंड B, ओके, नन ऑफ दिस। फिर से पढ़ते हैं, 2 स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज, तो चार्ज की बात हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन 2 स्फीयर इज कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ए ही होगा हमारा, ये ऑप्शन ए होगा क्योंकि यहाँ पे बातें भी चार्ज की हो रही हैं। तो ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 2 का MCQ। इसके बाद हम असर्शन रीजन करने वाले हैं, तब तक आप इन तमाम क्वेश्चन को स्टडी करें, इसके कॉन्सेप्ट को बच्चों अच्छे से सीखें। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है आपके शेयर करने से दूसरे को हेल्प मिल जाए। और बाकी अगर पसंद आ रहा हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर कुछ और चाहिए इसमें तो भी वो कमेंट में ज़रूर आप लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ओके बच्चों, आप स्टडी करें।